Hello students, welcome to the online classes by SCM Children's Academy, Haldar. So, we have completed our chapter in chemistry, that is matter around us pure, and now we are going to start our first chapter of biology, that is the fundamental unit of life. So, before starting, my question is to you that what is a living being made up of? मीन्स कि लिविंग बीइंग किस चीज़ की बनी होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ के बने हैं. So, students, I hope that all of you must be known about this. You have heard the name of cell. I hope that you have heard the name of cell. राइट तो सेल का नाम आप सभी ने सुना होगा, आपने ऑलरेडी अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा कि सेल के ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं. क्लियर. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्स, यानी सेल इतनी छोटी होती है कि वी कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ ओनली माइक्रोस्कोप. राइट. तो सेल्स आर, दिस इज द डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सेल. सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल को हम लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर टू अ ऑर्गेनिज्म, यानी ये क्या करती है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी. ठीक है. आप देखते हैं ह्यूमन बीइंग है, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, सभी किस चीज़ से बने हैं? सेल से बने हैं. सबका अपना एक स्ट्रक्चर है. वो स्ट्रक्चर किसकी वजह से? सेल्स की वजह से. ठीक है. तो यानी सेल क्या करती है? बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ए लाइफ. एंड नाउ व्हाट अबाउट फंक्शनल यूनिट? तो सी स्टूडेंट्स, ऑल द फंक्शंस ऑफ अ लाइफ मीन्स जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं. फॉर एग्जांपल, हम रेस्पिरेट करते हैं, ब्रीथ करते हैं, हम न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है बॉडी से. तो जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेस हैं दैट आर परफॉर्म्ड एट सेल्यूलर लेवल, मीन्स वो सभी सेल्स की हेल्प से होते हैं. ठीक है. तो इसीलिए सेल को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट कहते हैं, बिकॉज जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जितने भी लाइफ फंक्शन हैं, दैट आर परफॉर्म्ड बाय सेल्स. क्लियर. नाउ सी हु डिस्कवर्ड सेल. तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में पेड़ की छाल से, यानी कॉर्क से, कॉर्क की हेल्प से, अपनी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने कॉर्क को प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में देखा तो कुछ इस टाइप के छोटे छोटे स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिए, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं. ठीक है. इस तरीके से. अदर लैंग्वेज में इनको लिटिल रूम के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन रॉबर्ट हुक ने इसे क्या नाम दिया? सेल नाम दिया. ठीक है. जो ये कॉर्क है ये हमें कैसे मिलता है? पेड़ की छाल से. वी ऑब्टेन कॉर्क फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री. क्लियर. नेक्स्ट, तो सबसे पहले इन्होंने सेल की डिस्कवरी कैसे की? बाय द हेल्प ऑफ कॉर्क. ठीक है. दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री. क्लियर. नेक्स्ट, ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर, यानी जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल के बारे में बताया तो उसके बाद ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक ने लिविंग, फ्री लिविंग सेल को देखा. किसमें? वो भी पॉन्ड वाटर में. ठीक है. नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बाद किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने. क्लियर. नाउ सी सेल थ्योरी. सेल थ्योरी, उसके बाद सेल जब डिस्कवर हो गया तो उसके बाद और साइंटिस्ट ने जब इसके बारे में स्टडी की तो फिर हमारे शेल्डन और स्वैन ने थियोरी प्रपोज की, जिसमें क्या थे? 3 पॉइंट्स थे. ठीक है. बट बिफोर रीडिंग दीज 3 पॉइंट्स, लेट्स सी व्हाट इज़ अ सेल. द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शंस. यही हमने पढ़ा है पहले प्रीवियस स्लाइड में कि जो सेल होती है वो क्या परफॉर्म करती है? हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं उनको परफॉर्म करती है. तो हम सेल की डेफिनेशन कुछ भी बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन, और यू कैन से कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Clear. Now see cell theory. What is cell theory? It is very important. Clear. So what is cell theory? All living things are made up of one or more cells. यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स हैं, वो वन या मोर देन वन सेल से मिलकर बनी है. ठीक है. ह्यूमन बीइंग है, एक एक हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? सेल से बनी है. क्लियर है. नेक्स्ट इज
Cells are the basic unit of structure and function in the organism. This is the definition of cell. कि cells are the structural and functional unit of life. You can write this. All cells come from existing cell. सी सेल कैन नॉट जनरेट स्पॉन्टेनियसली, यानी अचानक से ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेल अचानक से जनरेट हो जाएगी. ठीक है, यानी सेल कैसे बनेगी, सिर्फ डिवीज़न से बन सकती है. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि सेल जो है वो डिवीज़न से, यानी एक सेल से दो सेल बनी, फिर उन दो सेल से मल्टीपल सेल्स बनते चले जाएंगे. ठीक है, स्पॉन्टेनियसली इंडिपेंडेंटली कोई सेल जनरेट नहीं हो सकती है. क्लियर है? तो दीज आर द 3 स्टेटमेंट्स इन दिस सेल थ्योरी. राइट now, अब see, cells of a multicellular organism are different in shape and size. Cells of different organism are different. यानी जो सेल का शेप और साइज़ होता है वो क्या होता है, वो सेम नहीं होता है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का सेल का शेप और साइज़ जो है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू कंपेयर अ ह्यूमन बींग विद अ प्लांट और विद एन एनिमल, तो यू विल फाइंड दैट द साइज or shape of the cells will be different. Right, so here are some human cells. Right, these are red blood cells, these are muscle cells, these are ovum cells, these are nerve cells, sperm cell, bone cells. These are the cells of human being. See, the size and shape of cells are different. Right, now all living organisms present on earth can be classified into 2 टाइप्स. यानी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हम उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. राइट, नाउ दैट डू नॉट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स, सी दिस इज द ओनली एक्सेप्शन. Right, this is the only exception in which we cannot say that it is truly alive or dead or non alive. Right, so virus is an exception for which we cannot decide that whether it is alive or non living thing. Right, because it shows some properties of living organism, means when it enter into some other living organism it activates. Right, it shows it impact, and it does not contain cell. That is why we cannot say that it is a living organism. Means it shows some properties of living organism and some properties of non-living organism. That is why we cannot say that it is truly alive. Clear? Now next is cellular organism. Simple, that contain either one or many cells in the body. For example, bacteria, plants and animals. Means वो organism जिनमें one और मोर देन वन सेल होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. क्लियर है ना? सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यूनी मीन्स व्हाट, सिंगल. राइट, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म मीन्स कि जिनमें जो ऑर्गेनिज्म में केवल सिंगल सेल होती है उन्हें सिंगल या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, और जिनमें मल्टीपल सेल्स होती हैं, नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. ठीक है, तो यहाँ आप डिफरेंस देख लीजिए. रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल, सिंपल है, एंड दीज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स. क्लियर है? ऑल एक्टिविटीज़, जब सिंगल सेल है तो सारे जितने भी लाइफ प्रोसेस होंगे वो सिंगल सेल के थ्रू ही होंगे. ठीक है, यहाँ सारे सेल्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं. ठीक है, हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं जिनके वर्क्स डिवाइडेड हैं. कौन सी सेल को क्या वर्क करना है ये उनका ऑलरेडी डिवाइडेड है. क्लियर है? सिमिलरली नो डिवीज़न ऑफ लेबर एज सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़. सिंपल है, जब एक ही सेल है, सारे वर्क इसी को करने हैं, सारे फंक्शन इसी में होने हैं, तो वहाँ कोई भी वर्क डिवीज़न नहीं होगा कि किस सेल को क्या काम करना है. जब एक ही सेल है तो सारे वर्क उसी को करना है, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में. वाइल इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, तो बहुत सारी सेल्स हैं, हर सेल का अपना टास्क है. ठीक है, कि किस सेल को कौन सा वर्क परफॉर्म करना है, उसके लिए क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क या डिवीज़न ऑफ लेबर होता है सेल में भी. ठीक है, लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ वेरी शॉर्ट. यानी लाइफ स्पेन क्या होता है, द टाइम बिटवीन द बर्थ एंड नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड लाइफ स्पेन. बर्थ एंड नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम होता है उसे किसी ऑर्गेनिज्म का हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पेन कहते हैं. तो लाइफ स्पेन जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बहुत शॉर्ट होता है, जबकि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन काफ़ी लॉन्ग होता है. क्लियर है? नेक्स्ट इज
नाउ सी, सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या थे, जिनमें वन और मोर सेल्स प्रेजेंट थी, ठीक है। नाउ हम सेल को भी दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। जिन ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिनमें यूकैरियोटिक सेल होती है उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स कहते हैं। क्लियर है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं, जो जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों का डिफरेंस, कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और ये प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल कही जाती हैं, मतलब प्राचीन और इनकम्प्लीट सेल्स कही जाती हैं, ठीक है। ये हमेशा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होती हैं, ठीक है, जिनमें केवल सिंगल सेल होती है, वही क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कंटेन करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपके सामने है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर द प्रोकैरियोट्स, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्क के गिव 2 नेम्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, कि 2 प्रोकैरियोट्स के नाम लिखिए, तो कौन से हो सकते हैं वो आपके, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकते हैं। क्लियर है। नाउ व्हाट आर यूकैरियोटिक सेल्स, सिंपल, द सेल्स विच कंटेन न्यूक्लियस, क्लियर है, जिनमें न्यूक्लियस होता है उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ये एडवांस और कंप्लीट सेल्स कही जाती हैं, और इनमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं, जिनमें यूनिसेल्यूलर या मल्टीपल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स उनमें होती हैं, ठीक है। सी द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डिफरेंस, देन वी विल सी द डायग्राम, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ है जनरली स्मॉल होता है, 1 to 10 mm होता है, जबकि साइज़ ऑफ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, 5 to 100 mm होता है, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। इट कंटेन सिंगल क्रोमोजोम, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सिंगल क्रोमोजोम होता है। एक्चुअली जो क्रोमोजोम होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की एज सच कुछ बाउंड्री नहीं होती है, सिंपल एक सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, क्योंकि कुछ बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अनडिफाइंड एरिया होता है, ठीक है। वहीं पे क्रोमोजोम, सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, और इनके अंदर क्या होते हैं, मोर देन 1 क्रोमोजोम्स होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, देखिए ये न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस इज द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियोलस भी क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसी के अलावा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेल्स, सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, देखो जितने भी आपको यहाँ पे ये लेबलिंग दिख रही है, ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, यानी सेल के भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, जिनका अपना अलग अलग इम्पॉर्टेंस होती है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। क्लियर है। तो सेल ऑर्गेनेल्स, किस टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड, जिनमें जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस में भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, मैंने आपसे क्या बताया कि एक जस्ट एक अनडिफाइंड एरिया रीजन होता है जहाँ पे क्रोमोजोम होता है, ठीक है। उसी की वजह से वहाँ पे जो भी ग्रोथ होगी, ग्रो होगा, वो करेगा एक प्रोकैरियोट। क्लियर है। सेल मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम्स है, ये सभी क्या हैं, ये यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं और यहाँ प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। नाउ लास्ट इज सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग, ठीक है। इन प्रोसेस फिजन, बडिंग एंड यहाँ जो सेल डिवीज़न होता है वो मायोटिक और मियोटिक प्रोसेस के थ्रू होता है। ये हम स्टूडेंट्स आगे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पे सेल डिवीज़न कैसे होता है, फिजन और बडिंग के थ्रू, और यहाँ मियोटिक और मायोटिक के हेल्प से सेल डिवीज़न होता है। क्लियर है। सो नाउ यू कैन सी हियर द डिफरेंस। यहाँ जितने भी हमने यहाँ पे डिफरेंसेस पढ़े हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ इन्होंने न्यूक्लियस शो किया है, यहाँ पे कहीं भी न्यूक्लियस शो नहीं किया है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे लाइसोसोम्स हैं, यहाँ पे लाइसोसोम्स नहीं है, ठीक है। तो ये डायग्राम अगर आप याद कर लेंगे दोनों, तो आपको ये डिफरेंसेस, थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको डायग्राम से ही डिफरेंसेस आप इजीली, क्या प्रेजेंट है क्या एब्सेंट है, वो आप इजीली राइट कर सकते हैं। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना टॉपिक सफिशिएंट है।
ठीक है, आप इसे ध्यान से पढ़िए. अगर आप if you face any doubt or any problem in understanding the topic, then you can call us, right? Up to then, have a nice day, stay home, stay safe.